नमस्कार श्रोताओं। 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो केंद्र हेलो हल्द्वानी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर कमल जोशी, लोक प्रशासन विभाग, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। आज मैं आप लोगों के समक्ष लोक प्रशासन विषय का अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि लोक प्रशासन विषय का अर्थ क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन एक संयुक्त शब्द है जो लोक और प्रशासन से मिलकर बना है। लोक शब्द जहां सार्वजनिकता का सूचक है तथा यह आम आदमी के लिए प्रशासन के द्वार खोलता है, अर्थात जो प्रशासन आम लोगों के लिए हो वह लोक प्रशासन है। साधारण शब्दों में लोक प्रशासन से अभिप्राय सरकार द्वारा वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली क्रियाओं से है। वास्तव में लोक प्रशासन का कार्य केवल लोक नीति को लागू करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लोक नीति के निर्माण में भी लोक प्रशासन का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रशासन की भांति लोक प्रशासन के भी विचारकों ने भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। एल.डी. वाइट का कहना है कि लोक प्रशासन में वे क्रियाएं आती हैं जिसका प्रयोजन योग्य अधिकारियों द्वारा बनाई लोक नीतियों को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। तो वहीं वुड्रो विल्सन के अनुसार लोक प्रशासन कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से लागू करने का नाम है। कानून को लागू करने की प्रत्येक प्रक्रिया एक प्रशासनिक क्रिया है। लूथर गुलिक के अनुसार लोक प्रशासन एक सामाजिक विज्ञान का वह भाग है जो सरकार से संबंधित है और इसलिए इसका संबंध कार्यपालिका से है, जहां की सरकार का काम मुख्य रूप से होता है। साथ ही उसको प्रशासकीय समस्याओं पर भी ध्यान देना होता है जो व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के क्षेत्र में आती हैं। एक अन्य लोक प्रशासन विचारक हर्बर्ट साइमन के अनुसार सामान्य प्रयोग में लोक प्रशासन का अर्थ केंद्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय सरकार की कार्यपालिका शाखाओं की गतिविधियों का अध्ययन है। ड्वाइट वाल्डो के अनुसार राज्य के कार्यों में प्रयुक्त की जाने वाली प्रबंध कला तथा विज्ञान को लोक प्रशासन कहते हैं। वहीं फिफ्नर के अनुसार लोक प्रशासन से हमारा तात्पर्य उस सार्वजनिक नीति के निर्धारण करने और पूरा करने से है जिसे अंतिम रूप से राजनीतिक संस्थाओं के प्रतिनिधि प्रदान करते हैं। वहीं एक अन्य विचारक S.E. फाइनर के अनुसार लोक प्रशासन लोक इच्छा का क्रियान्वयन है। तो श्रोताओं, इन सभी परिभाषाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि लोक प्रशासन का संबंध मुख्यतः सार्वजनिक समस्याओं से है। सार्वजनिक हित के लिए लोक प्रशासन मनुष्य तथा अन्य भौतिक साधनों का संगठित प्रयास है। लोक प्रशासन का संबंध सरकारी कार्यों से है। लोक प्रशासन जन इच्छा को सुव्यवस्थित ढंग से पूर्ण करने की क्रिया है। लोक प्रशासन का संबंध उन सभी कार्यों से है जो सरकार द्वारा मनुष्य के विकास तथा कल्याण के लिए क्रियान्वित किए जाते हैं। अतः लोक प्रशासन सरकार की वह गैर राजनीतिक व्यवस्था है जो उसके काम को राज्य तथा निर्दिष्ट विधियों के अनुसार जनता के कल्याण के लिए करती है। यह राजनीतिक कार्यपालिका से भिन्न स्थायी कार्यपालिका होती है और सार्वजनिक महत्व की सभी गतिविधियां इसके अंतर्गत आती हैं। लोक प्रशासन के विविध विचारकों द्वारा दी गई परिभाषाओं के आधार पर इस विषय के संबंध में दो विचारधाराएं उपलब्ध हैं। एक है व्यापक और दूसरी है संकुचित। अब व्यापक विचारधारा के अंतर्गत लोक प्रशासन में सरकार की तीनों शाखाओं यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की समस्त गतिविधियां सम्मिलित हैं। इसके समर्थकों में वुड्रो विल्सन, एल.डी. वाइट, फिफ्नर, वाल्डो आदि हैं। वहीं दूसरी ओर संकुचित विचारधारा के समर्थकों में लूथर गुलिक, हर्बर्ट साइमन, विलोबी आदि विचारक सम्मिलित हैं, जो लोक प्रशासन का अर्थ सरकार की केवल कार्यपालिका शाखा से ही संबंधित मानते हैं। अब हम देखेंगे लोक प्रशासन की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस विषय की प्रकृति के संबंध में दी हुई भिन्न भिन्न विचारकों की परिभाषाओं के अध्ययन के आधार पर तीन दृष्टिकोण उपलब्ध हैं। एक है एकीकृत दृष्टिकोण यानी कि इंटीग्रल व्यू, दूसरा है प्रबंधात्मक दृष्टिकोण यानी कि मैनेजरल व्यू, तीसरा और आखिरी है आधुनिक दृष्टिकोण दैट इज मॉडर्न व्यू। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि एकीकृत दृष्टिकोण क्या है। यह एक व्यापक दृष्टिकोण है। इसके अनुसार लोक प्रशासन निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संपादित की जाने वाली क्रियाओं का समग्र योग है। इन क्रियाओं में प्रबंधकीय, तकनीकी, शारीरिक, लिपिक एवं हाथ से किए जाने वाले सभी कार्य शामिल हैं। इससे अभिप्राय है कि संगठन का प्रत्येक कर्मचारी मुख्य कार्यपालिका से लेकर चपरासी तक का प्रत्येक का प्रशासन की कार्यवाही में योगदान है। फिफ्नर, मार्क्स, एल.डी. वाइट, वुड्रो विल्सन, डिमॉक आदि इस दृष्टिकोण के समर्थक हैं।
इस विचारधारा की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले, लोक प्रशासन का संबंध सरकार की तीनों शाखाओं विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका क्रियाओं से है। लोक प्रशासन में सभी प्रकार के प्रबंधकीय, तकनीकी तथा सार्वजनिक कार्य शामिल हैं। तीसरा, लोक प्रशासन में संगठनीय ढांचे का प्रत्येक कर्मचारी सम्मिलित है। इससे अभिप्राय संगठन के मुख्य कार्यपालिका से लेकर चपरासी तक लोक प्रशासन का अंग है। और चौथा और आखिरी, लोक प्रशासन कार्य को करने से संबंधित है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन एक विस्तृत शब्द है जिसका संबंध शासन संबंधी सभी क्रियाओं से है। यह दृष्टिकोण अपने दामन में सामग्रीकरण की भावना समेटे हुए है। इसमें विशेषीकरण के लिए कोई स्थान नहीं है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों के बीच कोई विभाजक रेखा नहीं है। अब हम बात करें मैनेजरल व्यू यानी कि प्रबंधात्मक दृष्टिकोण की। लोक प्रशासन का यह दृष्टिकोण एक संकुचित दृष्टिकोण है। इस विचारधारा के समर्थकों में साइमन, थॉमसन, स्मिथबर्ग और लूथर गुलिक आदि प्रमुख विचारक शामिल हैं। इनके अनुसार लोक प्रशासन में केवल उन्हीं लोगों के कार्य शामिल हैं जो एकीकरण, नियंत्रण तथा समन्वय जैसे यंत्रों का प्रयोग करते हुए प्रबंधकीय कार्यों को पूरा करते हैं। इसके अंतर्गत सरकार की केवल कार्यपालिका शाखा की गतिविधियां शामिल हैं। लूथर गुलिक के अनुसार प्रशासन का काम कार्य करवाना है, निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करवाना, अर्थात इसके अनुसार जो व्यक्ति नियम निर्माण प्रक्रिया तथा प्रबंधकीय विभागों से जुड़े हों उन्हें ही प्रबंधकीय दृष्टिकोण के अंतर्गत रखा गया है। इसके आधार पर लोक प्रशासन में केवल प्रबंधकीय तथा तकनीकी कार्य ही शामिल हैं। इसमें केवल संगठन के सर्वोच्च अधिकारी जिनका संबंध लोकनीति को पूरा करने अथवा उसकी पूर्ति के लिए प्रयोग की जाने वाली क्रियाओं से है। तो इसके अनुसार सबसे पहले लोक प्रशासन का संबंध सरकार की केवल कार्यपालिका शाखा की क्रियाओं से है। दूसरा, लोक प्रशासन का संबंध केवल प्रबंधकीय तथा तकनीकी कार्यों से है जो लोकनीति को लागू तथा इसकी पूर्ति के लिए अनिवार्य है। लोक प्रशासन कार्यों को करवाने से संबंधित है। और आखिर में लोक प्रशासन संगठन के केवल उच्च अधिकारियों की गतिविधियां शामिल हैं। उपरोक्त दोनों विचारों के अध्ययन के पश्चात लोक प्रशासन की प्रकृति के संबंध में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए दोनों प्रकार के दृष्टिकोण का अपना स्थान है। इसी आधार पर एक तीसरा दृष्टिकोण उभरा है और वह कहलाता है आधुनिक दृष्टिकोण। तो आइए हम बात करते हैं आधुनिक दृष्टिकोण की। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन की प्रकृति को बदलती हुई परिस्थितियों के संदर्भ में समझने पर बल दिया जाता है। इसका मतलब है कि लोक प्रशासन की प्रकृति में देश और काल के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय प्रशासन तथा स्वतंत्रता के बाद भारतीय प्रशासन की कार्य प्रणाली में काफी अंतर है। इसी तरह विभिन्न देशों की प्रशासनिक व्यवस्था, नौकरशाही, कानून, कार्य करने के तरीके तथा सेवा शर्तों के अनुसार प्रशासन की प्रकृति में भिन्नता पाई जाती है। जॉन ए पीटर, डिमॉक, कोइनिंग, ग्लेडन आदि इस दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक रहे हैं। वहीं ग्लेडन के शब्दों में लोक प्रशासन को गत्यात्मक ढंग से शासन के बढ़ते हुए कार्यों के संदर्भ में देखा जा सकता है। तो वहीं पीटर कहते हैं अलग अलग संदर्भों में प्रशासन को समाज के विकासशील होने की प्रक्रिया के संदर्भ में देखा जा सकता है। अब हम बात करेंगे लोक प्रशासन के क्षेत्र यानी कि स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। किसी भी विषय का व्यवस्थित और सुगम अध्ययन तभी संभव है जब उसका अध्ययन क्षेत्र निश्चित एवं परिभाषित कर दिया जाए। क्षेत्र का अर्थ है विषय के अंतर्गत किस विषय वस्तु का कितना अध्ययन किया जाएगा, प्रशासन के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या है तथा उसके फैलाव की परिधि कहाँ तक जाती है, यह निर्धारित करना बहुत कठिन है। क्षेत्र का निर्धारण जितना स्पष्ट एवं ठोस होगा, अध्ययन भी हमारा उतना ही स्पष्ट एवं ठोस हो सकेगा। तो आइए हम बात करते हैं एक जो बहुत ही फेमस पोस्ट को, जो लूथर गुलिक का दिया हुआ एक मत है, उसकी बात करते हैं। पोस्ट को, जो कि अंग्रेजी के 8 अक्षरों POSTCORB से बना हुआ है। इस शब्द की व्याख्या कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले P से है प्लानिंग यानी कि नियोजन। नियोजन का अर्थ कार्य करने से पूर्व उसकी रूपरेखा तैयार करना है। नियोजन के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति के साधन पर प्रकाश डाला जाता है। साथ ही उन तरीकों को भी निश्चित किया जाता है जिसके द्वारा उन कार्यों को पूरा किया जाता है। और इसलिए प्रत्येक कार्य को संपन्न करने से पहले उसकी रूपरेखा का निर्माण किया जाता है। और यही सारा काम लोक प्रशासन का है। फिर आता है O यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। संगठन से अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अधिकारी वर्ग के स्थायी ढांचे की स्थापना की जाती है। सरकार का अधिकतर कार्य विभाग प्रणाली के अनुसार किया जाता है। संगठन के द्वारा इन विभागों में समन्वय तथा क्रमबद्धता पर बल दिया जाता है। फिर आता है कार्मिक विभाग यानी कि स्टाफिंग। स्टाफ अर्थात संपूर्ण कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति, प्रशिक्षण और उनके लिए कार्य करने की अनुकूल दिशाओं का निर्माण करना ही लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र है। फिर आता है डायरेक्शन, डायरेक्टिंग, निर्देशन। प्रभावशाली निर्देशन द्वारा ही कार्मिक
अपने दायित्वों का निर्वाह करके लोक प्रशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। निर्देशन लिखित अथवा मौखिक हो सकते हैं। निर्देशन के द्वारा कर्मचारियों को आदेश तथा सूचनाएं दी जाती हैं तथा नेतृत्व प्रदान किया जाता है। इसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन, यानी कि समन्वय करना। कार्य के विभिन्न भागों का आपस में संबंध स्थापित करना ही लोक प्रशासन का मुख्य दायित्व है। लोक प्रशासन को तब तक सफलता नहीं मिल सकती जब तक वह विभिन्न कार्यों का आपस में समन्वय स्थापित नहीं करता। फिर आता है रिपोर्टिंग, यानी कि रिपोर्ट करना। इससे अभिप्राय यह है कि प्रशासकीय कार्यों की प्रगति के संबंध में उन लोगों को सूचना प्रदान करना जिनके प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी है। इस प्रकार कर्मचारियों तथा संस्थाओं को अभिलेख, अनुसंधान, निरीक्षण तथा प्रशिक्षण आदि से परिचित करना है। लोक प्रशासन की प्रगति एवं कर्मियों की जानकारी इन सूचनाओं के माध्यम से ही प्राप्त की जाती है। और सबसे लास्ट में आता है बजटिंग, बजट तैयार करना। किसी आमदनी में खर्च का लेखा जोखा तैयार करना ही बजट तैयार करना होता है, जो कि हर वर्ष उसे कंपनी के मुनाफे या घाटे को दर्शाता है। और यही सारे कार्य लोक प्रशासन का क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो श्रोताओं, आज हमने जाना कि लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने इस विषय पर अपने विचार रखे। आपके इस संबंध में जो भी सुझाव हो या जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो तो आप हमें इससे अवगत कराएं। हमारे लोक प्रशासन विभाग उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को आप अपने सुझाव भेज सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।